रूट मीन स्क्वायर करंट। ठीक है, समझना जरा ध्यान से। हम लोग सीख रहे थे रूट मीन स्क्वायर करंट। ठीक है, तो भाई रूट मीन स्क्वायर करंट में मैंने तुम्हें बता दिया था कि जो रूट मीन स्क्वायर करंट होती है उसने हीट प्रोड्यूस करी, और जो सिंपल करंट होती है उसने हीट प्रोड्यूस करी। दोनों हीट बराबर होती है, तो मैं जो हीट प्रोड्यूस करके लाऊंगा वो सिंपल करंट वाली लाऊंगा, और रूट मीन स्क्वायर करंट की जो हीट होगी वो डेफिनेशन से लिख दूंगा, दोनों हीट को बराबर रख दूंगा, आंसर आ जाएगा। कल कुछ डिस्टरबेंस था इसलिए मैं इसको दोबारा कर देता हूँ, अटेंटिव होकर जरा सही से समझना और सुनना। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, मुझे हीट प्रोड्यूस करनी है सिंपल करंट की। हम एक फॉर्मूला जानते हैं I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हम जानते हैं। इस तरीके से एक फॉर्मूला हम जानते हैं H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब क्योंकि टाइम बहुत छोटा है तो हीटिंग इफेक्ट बहुत छोटा होगा, तो क्या करोगे, DH इक्वल टू आई की जगह क्या रख दो, ये आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर आर डी टी लिख दिया हमने। इस तरीके से DH इक्वल टू इसको स्क्वायर कर दो, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक, 0 टू h, टाइम कितना, 0 टू t/2 इंटीग्रेट होगा। तो भाई DH का कितना हो गया, h हो गया, और 0 टू h हो गया इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर और r बाहर निकाल दो, आई नॉट स्क्वायर r बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, 0 टू t/2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन रह गया। कल ही तुम लोगों को बताया था मैंने कि भाई जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस जो साइन स्क्वायर थीटा होता है उसको हम 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 लिखते हैं। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी लिख दो अगर, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो वही मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी को। तो h इक्वल टू, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट h माइनस 0h होता है, इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर इंटीग्रेशन 0 टू t/2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, और बाहर कितना, dt। भाई 2 बाहर निकाल लो, तो h इक्वल टू कितना आ गया यार, आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में क्या बचा, 0 टू t/2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt। अब 1 का इंटीग्रेशन अलग होगा और कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन अलग होगा, अलग अलग करते हैं इसको, देखना ध्यान से। तो क्या लिखा मैंने, h इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2, बड़ी सी ब्रैकेट लगा लो, इंटीग्रेशन 0 टू t/2 1 dt, 1 का अलग, माइनस 0 टू t/2 cos 2 ओमेगा टी dt, ये अलग, इन दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग। अब ध्यान देना, इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन कह दिया, इसको मैंने सेकेंड फंक्शन कह दिया। इसका इंटीग्रेशन अलग लिखूंगा, इसका इंटीग्रेशन अलग सॉल्व करूंगा, जो दोनों आंसर आएंगे उनको लाके यहाँ रख दूंगा, टेंशन लेना मत। तो पहला वाला पार्ट, इंटीग्रेशन 0 टू t/2 1 dt, अच्छी बात है, 1 कुछ नहीं होता, तो बताओ 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, जल्दी बताओ, 1 dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, t/2। इंटीग्रेशन 1 dt को क्या लिखूं यहाँ पे, t लिखूं, t/2 लिखूं, t स्क्वायर लिखूं, t और उसका लिमिट 0 से t/2, t लिमिट 0 टू t/2, गुड। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो
t/2 माइनस 0 मतलब कितना t/2, बात खत्म। ये तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया, t/2 आ गया। दूसरे को सॉल्व करता हूँ, 0 to t/2। कल मैंने बोला था कि इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो 0 होता है। अब 0 कैसे होता है वो आना भी चाहिए तुम लोगों को। 0 to t/2 cos 2 ओमेगा t dt इक्वल टू cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin 2 थीटा अपॉन 2। तो cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई, जरा बताओ। आ गई। cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin 2 थीटा अपॉन 2। तो आज cos 2 ओमेगा t है, 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2 ओमेगा t, और t के साथ जो कुछ भी है उसको नीचे लिख दो। 2 ओमेगा t में से 2 ओमेगा नीचे, t अलग हट गया। लिमिट कितनी, 0 to t/2। सॉल्व करते हैं, तो 1/2 ओमेगा बाहर निकाल दो, बचा कितना साइन 2 ओमेगा टी था अंदर, और ओमेगा क्या होता है 2π/t होता है, इनटू अपर लिमिट कितनी t/2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो साइन 2 इंटू ओमेगा इंटू 0। ध्यान देना, 2 ओमेगा बाहर निकाल दिया, तो साइन 2 ओमेगा टी बचा। ठीक है, देखो ध्यान से बेटा, जरा ये म्यूट कर लो अपने आप को। मैंने बोला 2 ओमेगा बाहर निकाल दिया, साइन 2 ओमेगा टी बचा, तो साइन 2 ओमेगा की जगह 2π/t, स्मॉल टी की जगह अपर लिमिट t/2 माइनस लोअर लिमिट साइन 2 ओमेगा टी की जगह 0। सॉल्व करते हैं, t से t गया, 2 से 2 गया, देखो बचा क्या 1/2 ओमेगा साइन 2π माइनस साइन 0 0 होता है, तो 1/2 ओमेगा ब्रैकेट साइन 2π की वैल्यू बताओ कितनी होती है जल्दी, साइन 360 0 0 1 होती है, 1 0 पता नहीं क्या बता रहे हैं। अच्छा, साइन 2π की वैल्यू 0 माइनस 0, तो क्या आया 0 माइनस 0 0, और 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी करोगे तो 0 आता है। इस तरीके से मैंने कल कहा था इसका पार्ट पूरा 0 होता है। ये मैंने ये सॉल्व कर दिया, दूसरा पार्ट मैंने ये सॉल्व कर दिया, दूसरे पार्ट की जगह 0 रख दो, पहले पार्ट की जगह t/2 रख दो यहाँ पर। तो देखो क्या मिला, तो भाई मिला h इक्वल टू I0 स्क्वायर r अपॉन 2 ब्रैकेट t/2। बस कहानी खत्म, 0 तो 0 ही होता है। इक्वेशन नंबर हो गई 1। ये वो हीट का फॉर्मूला हो गया जो मैं प्रूफ करके लाया। एक हीट का फॉर्मूला मैं कहां से लिखूंगा, I स्क्वायर RT से लिखूंगा। टाइम t/2 है, I की जगह IRMS है, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। समझ लो ध्यान से, हीट का फॉर्मूला क्या होता है I स्क्वायर RT। करंट कौन सी है आज, रूट मीन स्क्वायर, तो IRMS स्क्वायर। टी की जगह क्या लोगे t/2, क्योंकि सारी चीजें t/2 में हो रही है। इन दोनों को इक्वल रख दो, दोनों हीट को इक्वल रख दो, तो क्या आएगा IRMS का स्क्वायर R t/2 इक्वल टू I0 स्क्वायर R अपॉन 2 इंटू t/2। t/2 से t/2 गया, R से R गया, तो बचा क्या IRMS का स्क्वायर इक्वल टू I0 स्क्वायर अपॉन 2। इसलिए क्या बचा IR, दूसरी इक्वेशन बाय डेफिनेशन सिंपल वही फॉर्मूला H इक्वल टू I स्क्वायर RT। आज करंट कौन सी है, रूट में स्क्वायर करंट है, हो गया बस। I स्क्वायर RT की जगह कितना t/2, हाफ टाइम की बात हो रही है फ्रॉम डेफिनेशन। तो IRMS इक्वल टू कितना हुआ I0 अपॉन √2, और √2 से ऊपर 1 को जब डिवाइड करोगे तो IRMS इक्वल टू 0.707 टाइम्स ऑफ I0 आएगा। और जब IRMS
की वैल्यू परसेंटेज में निकालोगे तो 70.7% ऑफ आई नॉट आएगा। और सिमिलरली अगर आई नॉट इतना है तो ERMS अगर तुमसे कोई पूछे तो सेम प्रोसेस रहेगी और कह दोगे 70.7% ऑफ ई नॉट हो जाएगा, बात खत्म। इसी को कहते हैं रिलेशन बिटवीन RMS करंट और पीक करंट में रिलेशन, बात खत्म। क्या है पूरा प्रोसेस, पूरा मेथड समझ में आ गया इस समय कि नहीं आया, जल्दी बता दो। उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। इसको शॉर्टकट है cos टू ओमेगा टी वाला। क्या कोई शॉर्टकट है जैसे sin ओमेगा टी में हाँ शॉर्टकट है, इसका शॉर्टकट है। इसके आगे पूछ रहे हो, इसके आगे शॉर्टकट यहाँ के बाद? हाँ सर। हाँ शॉर्टकट है, मैंने कल कहा तो था। मैंने कल कहा था कि शॉर्टकट में खाली ये शॉर्टकट है, देखो लो। तुम्हें ये पेपर में नहीं लिखना होता, और बताओ चुपचाप इस सेकंड पार्ट को डायरेक्ट 0 लिखना होता है, क्योंकि मैंने कहा था कि मैथमेटिक्स नहीं है कि पूरा तुम्हें लिख के दिखाना कोई मैथ वाला पार्ट ना। वी नो दैट इसका इंटीग्रेशन 0 होता है, बस बात खत्म। इसको लिख दो t/2 और ये होता है 0। ये तुम्हें ये पेपर में कोई नहीं लिखता, ना लिखना चाहिए, फालतू टाइम वेस्टेज है ये। ये तुम्हें खाली समझा रहा था कि क्यों 0 हुआ, कि तुम मुझसे ना कहो कि 0 कैसे हुआ, नहीं बताया। क्लियर होगी बात, इसको मत लिखा करो, डायरेक्ट 0 होता है, बात खत्म। क्या दे दो? ब्लूप्रिंट कल मिलेगा ब्लूप्रिंट, अभी बनाया नहीं है मैंने, ना पेपर बनाया है ना ब्लूप्रिंट बनाया है। सर 4 चैप्टर रह गए। हाँ हो नहीं तो पाएंगे। पढ़ो, जितना मैंने स्कूल में पढ़ाया है, जितनी सारी चीजें कॉपी में कराई हैं, स्कूल की कॉपी बनाई होगी तुमने। डेली जो स्कूल में क्वेश्चन कराए हैं ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, थ्योरी, वेव और तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अल्टरनेटिंग करंट, जितना स्कूल में कराया है उतना तुम कर लो। स्कूल वाली चीज से अलग नहीं दूंगा। अरे पेपर तो ऑनलाइन है। मैंने करा रखा है मैंने। अरे हाँ अब तो हो जाएगा। तो शायद टॉप मारेगा सर, देख लो बेटा। इसके साथ सही है, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखो। चलो फालतू बातें नहीं करवाओ। नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम सीखने वाले हैं। अच्छा सर वो वैल्यूज तो बता दो, कैसे कैसे वैल्यूज याद रखनी है, जैसे cos टू ओमेगा टी 0 और sin टू ओमेगा टी, cos टू ओमेगा टी, sin टू ओमेगा टी, बस और कोई सी याद नहीं रखनी है, वो दोनों 0 होती हैं। देखो अल्टरनेटिंग करंट अब हमें पता करना है कुछ तरीके से। अल्टरनेटिंग करंट हमको पता करना है कुछ चीजों में। अब हम करंट को भेजेंगे, अल्टरनेटिंग करंट भेजेंगे आर में। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूरे चैप्टर की जान है, समझ लो। ये रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, ये टॉपिक जो आप सीखने वाले हो तुम। अल्टरनेटिंग करंट पासेस थ्रू रेजिस्टेंस, अल्टरनेटिंग पासेस थ्रू इंडक्टर, अल्टरनेटिंग पासेस थ्रू कैपेसिटर, अल्टरनेटिंग करंट पासेस थ्रू इंडक्टर और कैपेसिटर, रजिस्टर, अल्टरनेटिंग करंट पासेस थ्रू रजिस्टर और कैपेसिटर, और अल्टरनेटिंग करंट पासेस थ्रू इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर। ये 3 बातें प्लस ये 3 बातें, भैया ये तुम लोगों को ध्यान से सुननी और समझनी है। देखो करना क्या है तुम्हें सर एलसी। ये सबसे पहला है अल्टरनेटिंग करंट थ्रू रजिस्टर, फिर है इंडक्टर, फिर कैपेसिटर, 3 चीजें। चौथी चीज इंडक्टर और रजिस्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर, और आखिरी है इंडक्टर, कैपेसिटर, LCR। ये है RC, ये है LR, ये है CL और R। बात खत्म। सुनना ध्यान से। इन शुरू के 3 टॉपिक में हमको क्या करना होता है, बाद के 3 टॉपिक में क्या करना होता है, समझना। शुरू के 3 टॉपिक में हम क्या करते हैं, करंट की इक्वेशन लेकर, वोल्टेज की इक्वेशन लेकर चलते हैं। शुरू के 3 टॉपिक में हम वोल्टेज की इक्वेशन लेकर चलते हैं और करंट की इक्वेशन प्रूफ करते हैं। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो। देखो समझो, अब ऑनलाइन कभी तो ऑफलाइन आओगे, इसलिए हर चीज में ईमानदारी थोड़ी सी जरूरी है। मुझे ये भी पता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का ग्रुप अलग है,
फिर सब्जेक्टिव के लिए ग्रुप भी है, नहीं तो सर ग्रुप में एक ही पेपर रखते भेज हैं, दिया इतना जाता का है। ग्रुप का झंझट है, एक ही ग्रुप रखते हैं। मजबूरी है इतना सर, कहाँ मजबूरी है। एक मजबूरी है साहब, सब मजबूरी निकल जाएगी बेटा जिस दिन स्कूल जाओगे, जब ओरिजिनल पेपर सामने आएगा, जब बैठ के वहां लिखोगे तो सारी हकीकत पता चल जाएगी कि आज बच्चे के 40 में से 40 आ रहे हैं जब वो घर बैठा है। सर तब तक प्रिपेयर कर लेंगे ना अच्छे से। लेकिन जैसे ही स्कूल जाओगे, हाँ जैसे ही स्कूल जाओगे तो वही 40 में से 25 आने लगेंगे, तो माँ बाप सोचेंगे कि ससुरा घर ही पे ठीक था, क्या जरूरत थी फिर स्कूल जाने की, जब 40 में 40 घर ही पे आ रहे थे। स्कूल जाने में कम कैसे नंबर आ गए, इसका मतलब स्कूल जाने पे पढ़ाई बेकार हो रही है, घर पे ज्यादा अच्छी पढ़ाई हो रही थी। नहीं, अब स्कूल कभी तो मिलोगे, कभी तो सामने पड़ेगा पेपर हम तो चाहते ओरिजिनल, ही हैं। कुर्सी टेबल पे बैठे हुए स्कूल में, कि स्कूल बंद रहे। नहीं सर खुल जाए, हाँ हाँ भरपूर ना ये हो। आप लेकिन बस टेस्ट ना हो। सर चलो पहले तो सब वो कुछ खुलने होगा। वाले थे, देखो अब क्यों नहीं खुल रहे? बेटा सारी बातों का ज्ञान मुझे भी नहीं है, जैसा मुझे कहा जाएगा मुझे पता ही पावनी ने नहीं कहा है। था। देखो अब मैंने बोला कि आर एल सी, अब हमें क्या सीखना है, हम वोल्टेज की इक्वेशन लेकर चलेंगे, खाली इस पे ध्यान देना। इस समय हम वोल्टेज की इक्वेशन लेकर चलेंगे और करंट की इक्वेशन लाएंगे। जब वोल्टेज और करंट की इक्वेशन आ जाएगी तो वोल्टेज की में और करंट के इक्वेशन के बीच में ग्राफ बनाएंगे। यही हमको शुरू में तीनों जगह करना है। वोल्टेज की इक्वेशन लेकर चलेंगे, करंट की इक्वेशन प्रूफ करेंगे और दोनों इक्वेशंस के बीच में ग्राफ बनाएंगे, वोल्टेज और करंट के बीच में। शुरू में तीनों में ये करना है, बाद में क्या करना होगा बाद में देखा जाएगा। स्टार्ट। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है सर रिपीट AC करना सर, थ्रो ग्राफ आर। क्या बनाएंगे? हाँ मैं बताता हूँ। AC थ्रो आर पहला टॉपिक है। हमने बोला कि जो शुरू के तीन हैं, जब अल्टरनेटिंग करंट थ्रो आर होगा, अल्टरनेटिंग करंट थ्रो एल होगा, अल्टरनेटिंग करंट थ्रो सी होगा, तो इन तीनों टॉपिक में हमें करना है कि हम वोल्टेज की इक्वेशन लेके अपनी तरफ से चलेंगे। हम वोल्टेज की इक्वेशन को कंसीडर कर लेंगे, मान लेंगे, और करंट की इक्वेशन को प्रूव करेंगे। जब करंट की इक्वेशन भी प्रूव कर लेंगे और वोल्टेज की इक्वेशन तो हम लेके चले ही थे, दो इक्वेशन हमारे पास होंगी, एक वोल्टेज की एक करंट की। वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बनाएंगे, हमको इतना काम करना है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो अब मान लो कि हमारे पास ये सर्किट है और इसमें एक रेजिस्टेंस लगा है R। ये वोल्टेज सोर्स है और वोल्टेज सोर्स है E, और इस वोल्टेज सोर्स में कोई करंट दिया I। मैंने कहा था वोल्टेज की इक्वेशन लेकर चलूंगा, लेकर, तो मैंने कंसिडर कर लिया जो वोल्टेज की इक्वेशन है वो क्या है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज की इक्वेशन मैंने कंसिडर कर ली। करंट की इक्वेशन बनाऊंगा। देखो यार ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो यार ध्यान देना, I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर। I इक्वल टू V अपॉन आर। आज V की जगह V नहीं लिखोगे, V की जगह तुम E से रिप्रेजेंट करोगे, E अपॉन आर। इसलिए I इक्वल टू E की वैल्यू क्या लेके चले थे तुम, E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। अब जरा ध्यान दो, ये ऊपर E नॉट आ रहा है, नीचे R आ रहा है, तो मैं इसको कह सकता हूँ E नॉट अपॉन आर एक साथ लिख दो और साइन ओमेगा टी अलग लिख दो, साइन ओमेगा टी अलग लिख दो। और E नॉट अपॉन आर भैया वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज अगर मैक्सिमम हो जाएगा और नीचे रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, इसलिए मैं E नॉट आर को लिख सकता हूँ, I नॉट लिख सकता हूँ। तो मैंने फॉर्मूला क्या लिखा, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये करंट की इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2। फिर से बोल रहा हूँ कुछ, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी में वोल्टेज की इक्वेशन लेके चला, V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ होता है, मुझे करंट की इक्वेशन लानी है।
तो v इक्वल टू आई आर मैंने i निकाल लिया, i इक्वल टू वी अपॉन आर, v की जगह e रख दिया, e अपॉन आर, i इक्वल टू e की जगह मैंने पूरी वैल्यू रख दी, e नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर, e नॉट अपॉन आर को अलग निकाल लिया, साइन ओमेगा टी रहने दिया, और e नॉट अपॉन आर को i नॉट कहते हैं। याद रखो हमेशा जैसा वोल्टेज होगा वैसी करंट होगी, वोल्टेज मिनिमम करंट मिनिमम, वोल्टेज मैक्सिमम करंट मैक्सिमम, वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर करंट रूट मीन स्क्वायर, वोल्टेज मीन करंट मीन, जो वोल्टेज वो करंट। अगर यहाँ पे ई नॉट है अपॉन आर है तो करंट भी ये बन जाएगी आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर। तो मैंने ई नॉट की जगह अपॉन आर की जगह आई नॉट रख दिया, क्योंकि करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस तो मैक्सिमम करंट, आई नॉट, बात खत्म। अब तुम खुद देखो तुम्हारे पास दो एक इक्वेशन बार आ चुकी पेज हैं। टर्न करना। ठीक है सर, हो गया, यहाँ पे आ गया समझ में। देखो भाई, तो बिल्कुल 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 E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये दो इक्वेशन थी मेरे पास। अब इनके बीच में हम ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ कैसे बनता है यही समझदारी का काम है, समझना बच्चे जरा ध्यान से। स्टार्ट करता हूँ मैं समझना। तो देखो सबसे पहला ग्राफ किसके किसके बीच बनेगा, वोल्टेज और करंट। तुम्हें वैल्यूज निकालनी है सबसे पहले। ये मैं लेता हूँ करंट की इक्वेशन को, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ लेता हूँ E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इनका वैल्यूज लेनी है। तो सबसे पहले थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो का मतलब होता है ओमेगा टी, क्योंकि थीटा इक्वल टू ओमेगा टी है। तो थीटा इक्वल टू जीरो पे कह दो, या इसी को तुम कह सकते हो ओमेगा टी इक्वल टू जीरो। तो बताओ जब तुमने थीटा इक्वल टू जीरो या ओमेगा टी इक्वल टू जीरो रखा तो करंट की वैल्यू कितनी मिली, जल्दी जल्दी Zero. बोलना। जीरो। जीरो। साइन जीरो जीरो तो सब कुछ जीरो। चलो भाई ये बात खत्म हुई। थीटा इक्वल टू 90 रखोगे तो बताओ आई इक्वल टू कितना मिलेगा, 1 Maximum. आई नॉट। आई नॉट आई नॉट मैक्सिमम, क्योंकि साइन 91 इसलिए प्लस का आई नॉट मिलेगा। ये बात खत्म हुई। थीटा इक्वल टू 180 रखोगे, बताओ आई कितना मिलेगा, Zero. Minus I naught. जीरो। Zero. अभी भी कंफ्यूजन है, माइनस आई नॉट बोला किसी ने। साइन 180 की वैल्यू जीरो होती है, साइन 180 जीरो तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। थीटा इक्वल टू 270 रखोगे तो आई इक्वल टू कितना मिलेगा, माइनस माइनस आई आई नॉट। Minus I naught. हाँ, क्योंकि साइन 270 की वैल्यू -1 इसलिए माइनस आई नॉट मिलेगा। चलो भाई एक लाइन और रहेगी यहाँ पे लिखने को, तो यहाँ लिख देता हूँ। अब थीटा इक्वल टू 360 रखोगे तो आई कितना मिलेगा, Zero. जीरो। जीरो मिलेगा। तो ये सारी छोटी छोटी वैल्यूज तुमको पता होनी चाहिए। 24 घंटे सोते जागते तुमको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, ये वैल्यूज तुमको पता होनी चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। वोल्टेज की इक्वेशन भी हम इसी तरीके से, थीटा इक्वल टू जीरो पर बताओ ई कितना मिलेगा, जीरो। E naught. जीरो। अरे ई नॉट क्यों मिलेगा यार, थीटा जीरो रखोगे तो sin. साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो ई नॉट मिलेगा। जल्दी जल्दी बोलते जाना। थीटा इक्वल टू 90 पर ई प्लस ई कितना नॉट। मिलेगा, E naught. प्लस ई नॉट मिलेगा। थीटा Zero. इक्वल टू 180 पर Zero. यार ई कितना मिलेगा, जीरो जीरो मिलेगा। थीटा इक्वल टू 270 पे क्या Minus मिलेगा, माइनस ई नॉट। माइनस ई नॉट मिलेगा। और थीटा इक्वल टू आखिरी पूछ रहा Zero. हूँ 360 पर Zero. ई क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। बात खत्म। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाएंगे जरा देखना ध्यान से। स्टार्ट। मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची और ये लाइन खींच दी इधर, यहाँ जीरो लिखा, नाइन्टी रखा, 180 रखा, 270 रखा, 360 रखा। चलो भाई अब यहाँ पे मैंने और यहाँ पे मैंने, यहाँ पे ई नॉट लिख दिया या आई नॉट लिख दिया, यहाँ पे मैंने माइनस का ई नॉट लिख दिया या माइनस का आई नॉट लिख दिया। चीजों को समझना। ग्रीन लाइन जो होगी, ग्रीन लाइन जो होगी वो करंट को शो करेगी, रेड लाइन जो होगी वो वोल्टेज को शो करेगी। तो मैं सबसे पहले हमेशा याद रखना वोल्टेज का ग्राफ बनाया जाता है। सबसे पहले जो ग्राफ बनता है वो वोल्टेज का बनता है,
करंट का ग्राफ बाद में बनता है। स्टार्ट करते हैं। देखो तो थीटा इक्वल टू 0 पर वोल्टेज की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा दो। 90 पर प्लस ई नॉट है, 90 पर प्लस ई नॉट, यहाँ पे एक पॉइंट लगा दो। 180 पे 0 है तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा दो। 270 पे -1 है तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा दो। और 360 पर 0 है तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा दो। और यहाँ से इसको ऐसे मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो इस तरीके से। तो ये जो इक्वेशन ये जो ग्राफ बन के आया है, ये ग्राफ वोल्टेज का बन के आया है। अब मुझे जो ग्राफ बनाना है वो करंट का बनाना है। अब देखना समझदारी कहाँ है। थीटा इक्वल टू 0 पर करंट भी 0 है, बिल्कुल सेम एक ही जैसा लग रहा है। थीटा 0 पर करंट 0 है। थीटा 90 पर करंट प्लस आई नॉट है। 180 पर 0 है। 270 पर माइनस आई नॉट है। 360 पर 0 है। इसका मतलब जो ग्रीन लाइन चलेगा, करंट की इक्वेशन बनेगी वो इस रेड के ऊपर ही ऊपर बनेगी, रेड के ऊपर ही ऊपर बनेगी। लेकिन ऐसा मत करना। इसको करते क्या है, इसको हम ऊपर ऊपर नहीं बनाते। करंट की इक्वेशन, जो करंट की ग्राफ होती है, उसको हम डॉट 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 बनाते हैं, डॉट डॉट टाइप। डॉट लाइन से शो करते हैं, डॉट लाइन से। और डॉट लाइन से शो करने का मतलब ये हुआ कि जो डॉट वाली लाइन है वो बिल्कुल रेड लाइन के बिल्कुल ऊपर ही ओवरलैप होके चल रही है। फिर बोल रहा हूँ, जो डार्क लाइन है वो वोल्टेज है, जो डॉट लाइन है वो करंट है। और डॉट होने का मतलब ये हुआ कि जो करंट है और वोल्टेज ओवरलैप्ड हैं, इसीलिए डॉट बनाया। अगर अलग होता तो अलग ही बना देता मैं। तो रिप्रेजेंट कैसे करोगे, जो डार्क लाइन है वो वोल्टेज की थी और जो डॉट लाइन है उसको तुम यहाँ पे करंट लिख दोगे। बात खत्म। क्या तुम लोगों के बात समझ में थोड़ी बहुत भी 1% आई या नहीं आई, ये बताओ पहले। अब आ सर गई? यस सर। हाँ बोलो। सर इसमें हम लोग अलग अलग बोलो। ग्राफ क्यों बना सकते कि आई नॉट का अलग और ई नॉट का अलग? ना 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 ना, दोनों ग्राफ कंबाइंड बनेगा, एक ही एक्सेस पर बनेगा, एक ही साथ बनेगा। अलग अलग नहीं बनाना, एक साथ भी बनेगा दोनों हमेशा। ठीक है सर अलग नहीं। हाँ अब देखो। हाँ बोलो। सर आई नॉट की वैल्यू तो ई नॉट से कम होनी चाहिए ना वैसे? क्या बोलो, क्या बोला? सर आई नॉट की वैल्यू ई नॉट से कम होनी चाहिए ना? ये बेटा रिप्रेजेंटेशन है, तुम समझे नहीं अभी भी। यहाँ क्या दिखाया गया है कि थीटा इक्वल टू 0 पर कौन क्या है। थीटा इक्वल टू 0 पर या थीटा इक्वल टू 90 पर आई नॉट है या ई नॉट है। तो जो पॉइंट्स लिखे जाएंगे वो तो एक ही जगह लिखे जाएंगे, क्योंकि आई नॉट और ई नॉट एक ही दूसरे के साथ इंटरलैप्स हैं। ई नॉट की वजह से आई नॉट है और आई नॉट की वजह से ई नॉट, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। इसलिए इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही जगह रहेंगे। इसको अलग अलग तुम नहीं बना सकते, है कि नहीं। अगर क्योंकि दो ग्राफ होते तब भी तुम दो ग्राफ को मिला के लाते तो वो ऐसे करके ही आते। सोचो, अगला ग्राफ बनाता हूं तो हो सकता है थोड़ा क्लियर हो, देखना। नेक्स्ट ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वो। मैंने यहाँ एक लाइन खींच दी। अब जरा सोच के देखो, जो वोल्टेज की इक्वेशन है उसका एंगल कितना है, ओमेगा टी है। और जो करंट की इक्वेशन है उसका एंगल भी कितना है, ओमेगा टी है। अगर मैं तुमसे कहूं कि वोल्टेज की जो वोल्ट लाइन है वो ओमेगा टी डिग्री पे जा रही है, जो वोल्टेज की लाइन है वो ओमेगा टी एंगल पे जा रही है, तो बताओ करंट की लाइन कौन से एंगल पे जाएगी? सेम। सेम। ओमेगा टी। ओमेगा टी पर। तो उसका ग्राफ कैसे बनाऊं, कहाँ लाऊं उसका ग्राफ, बताओ क्या करूं? सो डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी के जब ऊपर एरो स्ट्रेट लाइन बना का तुम के ग्राफ आई लिख बनाओगे, दो। जब तुम स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाओगे तो उसमें चुपचाप एक एरो बनाओ और आई लिख दो। तो आई ई का ग्राफ भी वही है और आई का ग्राफ भी वही है, दोनों सेम एंगल पर जा रहे हैं। ये हो गया दूसरा डायग्राम, ई और आई के बीच का ग्राफ। बात खत्म। हमेशा याद रखना, दो ग्राफ बनेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, एक कर्व वाला ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें दोनों बनाने होते हैं। ये पूरा फेजर टॉपिक डायग्राम इसी कहते हैं। फेजर डायग्राम इसी को कहते हैं, इसी सबको हम फेजर डायग्राम कहते हैं, फेजर डायग्राम।
स्ट्रेट लाइन फिर ग्राफ कौन सा बनाया, डायग्राम? फेजर PHASOR, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम कहते हैं इनको। फिर ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि एक दूसरे के फेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फेज मतलब एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा फेजर डायग्राम। फेज का मतलब होता है एंगल, तो फेजर डायग्राम। ठीक है, चलो भाई अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है AC थ्रो L। AC थ्रो L, इसमें भी वही करूंगा, वोल्टेज की इक्वेशन लेके चलते हैं और करंट की इक्वेशन प्रूव करते हैं, इसी टेबल को फिर बनाते हैं, फिर ग्राफ बनाते हैं, और टेबल हमेशा एक ही जैसी नहीं आएगी, कुछ चेंज आएगा, देखना, अटेंटिव होकर सुनना। और यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ती है, वोल्टेज एंड करंट लाइंग ऑन द सेम फेज। यहाँ लिखना पड़ता है वोल्टेज एंड करंट लाइंग ऑन द सेम फेज, ये जरूर लिखना पड़ता है, V and I lying on the same phase, बात खत्म। तो अब ये यहाँ पिछले आओ वाले देखो, डायग्राम के लिए भी सेम चीज बोल रहे हो ना आप? फिर से बोला, क्या चीज बोला? पिछले डायग्राम ये जो के लिए? फेजर डायग्राम है सेकंड, ये फर्स्ट वाला डायग्राम फेजर डायग्राम है ना? हाँ, ओके। फेजर डायग्राम। हाँ, तो AC थ्रो L समझना, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इंडक्टर ले लिया, मैंने यहाँ पर एक सोर्स ले लिया। अब जो सोर्स मैंने लिया, सोर्स का वोल्टेज E ले लिया, इंडक्टर L ले लिया, इसके अंदर से करंट I जा रही है, करंट I जा रही है, I। अब मैंने क्या बोला कि जो वोल्टेज की इक्वेशन में लेके चला, वोल्टेज की इक्वेशन है E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। वोल्टेज की इक्वेशन तो मैं कभी भी नहीं बदलूंगा, वोल्टेज ये लेके चलूंगा, इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे बेटा करंट लानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट है ये, और कैपेसिटर वाला, ये दोनों सीख रहे हो अगर तुम, बात खत्म, पूरा तुम चैप्टर सीख रहे हो। एग्जाम में है कैसे आसान? पूछेंगे क्वेश्चन? कहेंगे कि ड्रॉ द रिलेशन बिटवीन, या गिव द फेजर डायग्राम बिटवीन करंट एंड वोल्टेज व्हेन द अल्टरनेटिंग करंट पास थ्रू इंडक्टर। तो ये तुम्हें नाम के साथ आएगा, AC थ्रो L की ग्राफ बनाइए। प्री बोर्ड में आएगा? सुनना, किसमें? प्री बोर्ड में। हाँ सर दे दो। स्कूल में मैंने कराया है तो कुछ भी आ पता नहीं सकता सर। है, स्कूल में जितनी चीजें मैंने कराई है सब कुछ आ सकता है। पेपर कठिन होगा, पेपर आसान नहीं होगा, स्कूल में जितने टाइप के क्वेश्चन कराए हैं उसमें से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब तुम देखो कैसे करोगे, चीटिंग करनी है कर लेना चीटिंग। ये वोल्टेज फिक्स है, वोल्टेज तो कांस्टेंट ही रखते हैं, वोल्टेज तो E है हमारे लिए। अब ध्यान देना, इंडक्टर में से जैसी कोई करंट जाती है, अब यहाँ पे अटेंटिवनेस की जरूरत है तुम लोगों के, जैसे ही वोल्टेज में से कुछ करंट जाती है, जैसे इसमें से इंडक्टर में से कुछ करंट जाती है, वोल्टेज से करंट बनी, करंट इंडक्टर से गई, इस इंडक्टर के ऊपर इंड्यूस वोल्टेज बनता है। भूल गए या याद है, ये बताओ? इस इंडक्टर के ऊपर इंड्यूस वोल्टेज बनता है, और उस इंड्यूस वोल्टेज को क्या कहते हैं? E कहते हैं, E, उसको कहते हैं E, इंड्यूस वोल्टेज। और वो इंड्यूस वोल्टेज इस वाले E का अपोज करता है, ये इंड्यूस वोल्टेज इस E का अपोज करता है। तो अगर मैं इस लूप में किरचॉफ्स लॉ लगाऊं, और इसने वोल्टेज भेजी, इसने वोल्टेज को, करंट को चलाया क्लॉकवाइज, इसने करंट को चलाया एंटी क्लॉकवाइज, तो एक प्लस दूसरा माइनस। तो अगर इस सर्किट में मैं वोल्टेज रूल लगा दूं तो उन दोनों वोल्टेज का सम कितना? 0। तो मैं ये लिख सकता हूं E प्लस E इक्वल टू 0। समझना ध्यान से मैंने क्या कहा। सभी ज्वाइन करना है? हाँ बिल्कुल करना है, सुनना मेरी बात ध्यान से। मैं तुमसे कहूं कि अगर ये वोल्टेज तुम दे रहे हो और ये वोल्टेज अपने आप डेवलप हो रही है, तो इन दोनों का सम क्या कहेगा? 0। इसी सर्किट में 0 कहेगा, क्योंकि किरचॉफ्स वोल्टेज रूल क्या कहता है? द सम ऑफ ऑल वोल्टेज ऑफ ए सिंगल सर्किट विल बी 0। तो E प्लस E इक्वल टू 0। अब देखो, तुम लोगों को बहुत ज्यादा सिखाया है मैंने, इस E की वैल्यू क्या होती थी? माइनस का L di अपॉन dt होती थी। अब तुम भूल जाओ तो ये तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं।
ई की वैल्यू क्या होती है, माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी। इस ई की वैल्यू को उठा के यहाँ रख रहा हूँ। तो ई माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू 0। ई माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने क्या किया, एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस का ई और माइनस इधर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो देखो क्या आया, एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू ई आया। मुझे करंट तक पहुंचना था, बस मेन स्टेप ये था, और इसके आगे जो प्रूफ करूंगा वो रहेगा। बस तुम्हें यहाँ पे देखना है कि तुमने तो दिया एक वोल्टेज, और एक वोल्टेज अपने आप डेवलप हो गया, और दोनों एक दूसरे का अपोज करेंगे, तो जाहिर सी बात है जो किरचॉफ वोल्टेज रूल लगेगा, एक सर्किट में पाए जाने वाले सारे वोल्टेज का सम 0 होता है। तो यहाँ का वोल्टेज अपने आप बनने वाला वोल्टेज का सम 0 हो गया। तुम्हारा वोल्टेज तो ई था, जो वोल्टेज बना वो इंड्यूस था, माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू 0 हो गया, तो एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू ई आ गया। बात खत्म, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या आएगा, डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू ई अपॉन एल आएगा, एल नीचे ले आया। इसी तरीके से मैं लिखूंगा डी आई इक्वल टू ई अपॉन एल डी टी से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ई की वैल्यू रख देता हूँ जो मैंने एज्यूम किया था। तो डी आई इक्वल टू ई की जगह ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन एल रख दिया इसको मैंने। अब इसको मैंने पकड़ के इंटीग्रेट कर दिया, डी आई का इंटीग्रेशन आई हो गया, ई नॉट अपॉन एल बाहर आ गया, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी हो गया, डी टी हो गया। तो आई इक्वल टू कितना हो गया, ई नॉट अपॉन एल हो गया, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कौन बताएगा?